नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपन साहित्यिक स्रोत की जो दूसरी क्लास है वो देखने जा रहे हैं। इसमें अपन राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। तो जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पहला भाग जो था अपना, उसमें अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। 3 भागों में बांटा था साहित्य स्रोतों को। पहला पार्ट था प्राचीन, दूसरा था मध्य और तीसरा था वर्तमान या आधुनिक काल। तो अपन ने प्राचीन पढ़ लिया था, मध्य पढ़ लिया था और आज बारी आती है आधुनिक काल की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आज अपन चर्चा करेंगे इसकी आधुनिक काल की। तो देखिए, आधुनिक काल में अपन देखें तो आधुनिक काल में जो 19वीं सदी से वर्तमान सदी का जो काल आता है, 19वीं सदी से वर्तमान काल है, उसे कौन से काल में लिया जाता है? आधुनिक काल में लिया जाता है या वर्तमान काल में लिया जाता है। इसे इतिहासकारों का काल भी कहा जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म होता है वो हुआ है 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782 इस्लिंगटन, इंग्लैंड का एक प्रांत है जिसका नाम है इस्लिंगटन। इंग्लैंड के इस प्रांत का नाम क्या है? इस्लिंगटन प्रांत है, जिसमें इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। फिर बात करें इनका मूल निवास स्थान, तो इनका जो मूल निवास स्थान था ये था स्कॉटलैंड, और यहीं इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 5वीं तक की, 10, 12, 8वीं तक की, ये इनके स्कॉटलैंड में ही हुई। ये इनका मूल निवास स्थान है। फिर बात करते हैं माता और पिता की। तो इनकी माता का नाम था हेडली और पिता का नाम था जेम्स। अर्थात इनके पिता का नाम है जेम्स, इनके नाम में जो मध्य में आता है जेम्स, वो इनके पिता का नाम है, और इनकी माता का नाम क्या है? हेडली। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था क्लेटपार्क। देखिए, हम मुख्यतः पत्नियों का नाम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनकी पत्नी का नाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे इनकी पत्नी का नाम आएगा। इनकी पत्नी ने इनकी पुस्तकों को प्रकाशित करवाया था, इसीलिए इनकी पत्नी का नाम अपन पढ़ते हैं। इनका नाम क्या बताया गया है? क्लेटबर्ग। उनके गुरु के बारे में चर्चा करें तो इनके गुरु है यति ज्ञानचंद्र। सॉरी, ये यदि गलत हो गया यहाँ पे। ये जो यदि है ये यदि नहीं आएगा, ये यति है। ठीक है, यह है यति ज्ञानचंद्र। ठीक है, तो यति ज्ञानचंद्र जी इनके क्या थे? गुरु थे। बाद में बात करें तो इनकी नौकरी, तो इन्होंने नौकरी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। नौकरी कहाँ की? ईस्ट इंडिया कंपनी में। नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी में किसके रूप में रहे? पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। कितनी उम्र में इनकी नौकरी लग गई? 17 वर्ष की आयु में यह पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी लगे। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 17 वर्ष की आयु में यह नौकरी लगे। फिर बात करते हैं इनके भारत आगमन की। तो सर्वप्रथम जो भारत आगमन हुआ इनका, भारत जो आगमन हुआ इनका, वो हुआ, भारत आगमन हुआ था इनका, अर्थात सबसे पहले भारत में कहाँ आए थे? तो ये आए थे 1798 बंगाल में। कहाँ आए? बंगाल में 1798 में आए। किसके रूप में? इनकी जॉब तो पॉलिटिकल एजेंट थी, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सबसे पहले कहाँ आए? बंगाल में आए भारत में। कब? 1798 ईस्वी में। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान में। सर्वप्रथम राजस्थान आगमन कहाँ हुआ? राजस्थान में सर्वप्रथम ये 1806 में आए। कब आए? 1806 में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए। अब राजस्थान में आए तो किस रूप पर आए? तो यह आए उदयपुर एवं हाड़ौती के पीए बनकर। कहाँ के पीए बनकर आए? उदयपुर एवं हाड़ौती के पीए बनकर यह राजस्थान में। अरे देखिए, लास्ट लाइन दे रखी है, उदयपुर एवं हाड़ौती के पीए। पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। ये पीए पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट है। उदयपुर आए, और उदयपुर में जिस समय ये आए उस समय उदयपुर के जो महाराज थे उनका नाम क्या था? भीम सिंह। उदयपुर के महाराज कौन थे? भीम सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन।
इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं अपन। तो इनके बारे में अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दी हुई इनकी उपाधियाँ, क्या दी हुई है, उपाधियाँ। तो इनकी उपाधियाँ हैं कर्नल टोड, कर्नल एवं टोड। ऊपर ही ऊपर दे रखा है, ये क्या है, थोड़ा दब गया है, तो ऊपर ही ऊपर दे रखी है। इनको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, इनकी उपाधियाँ दे रखी है कर्नल एवं टोड। इनकी उपाधियाँ क्या है, कर्नल एवं टोड। तो जो टोड है ये इनकी पारिवारिक उपाधि है, और ये जो कर्नल की उपाधि है ये इनको पंजाब में दी गई थी। कर्नल की उपाधि इन्हें कहाँ दी गई थी, पंजाब में दी गई थी। और टोड की उपाधि जो है इनकी पारिवारिक उपाधि है, जैसे अपन लगाते हैं शर्मा, मीणा, ऐसे लगाया जाता है, तो वैसे ही इनकी पारिवारिक उपाधि क्या थी, टोड थी। ठीक है, अब देखते हैं इनके उपनाम, इनके उपनाम। तो इनके जो उपनाम हैं उनमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इनका पहला उपनाम है घोड़े वाले बाबा। क्या नाम दिया हुआ है, घोड़े वाले बाबा। इनका नाम है घोड़े वाले बाबा। देखिए इनका नाम घोड़े वाला बाबा क्यों पड़ा, क्योंकि इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था अलबुर्ज। देखिए नीचे नीचे दिया हुआ है, कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम, क्या नाम दिया हुआ है, अलबुर्ज। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था अलबुर्ज। ये राजस्थान के जब प्रांतों में जाते थे तो इस घोड़े पर बैठ के जाते थे, इसीलिए लोग इन्हें क्या कहते थे, भाई घोड़े वाले बाबा आए हैं, घोड़े वाले बाबा आए, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, घोड़े वाले बाबा। दूसरा उपनाम देखें तो दूसरा उपनाम इनका है राजस्थान के इतिहास के जनक। देखिए राजस्थान के इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है, इसका मैंने उत्तर इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में दिया है। इस लाइन में दिया है मैंने, राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम संपूर्ण तथा व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से लिखने के कारण इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अर्थात इन्हें इतिहास का जनक क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम संपूर्ण तथा व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से लिखने के कारण। देखिए इतिहास बहुत लोगों ने लिखा था राजस्थान का, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण, सबसे पहले पूरा इतिहास लिखने वाले, व्यवस्थित रूप से लिखने वाले। अर्थात पहले जो इतिहासकार थे वो अपने अपने प्रांतों के लिखते थे, जैसे उदयपुर के उदयपुर का लिखेंगे, जयपुर के जयपुर का लिखेंगे, मारवाड़ के मारवाड़ का लिखेंगे, तो वैसे लिखते थे। लेकिन इन्होंने संपूर्ण राजस्थान का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो इसके बाद में आता है राजस्थान का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा। इन्होंने जो इतिहास लिखा राजस्थान का, वो कौन सी भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा। राजस्थान का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा है इन्होंने, अंग्रेजी भाषा में लिखा। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए कर्नल की उपाधि 1813 पंजाब। मैंने कहा था ना इन्हें कर्नल की उपाधि पंजाब में मिली थी, तो पंजाब में कब मिली, देखिए पंजाब में मिली थी 1813 ईस्वी, पंजाब में इन्हें कर्नल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 1822 में यह इंग्लैंड चले गए तथा मानमोरी का शिलालेख भी अपने साथ ले गए, जिसे मार्ग में समुद्र में फेंक दिया। मानमोरी का शिलालेख जानते हो, उसकी बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो शिलालेख था उसे कर्नल जेम्स टोड अपने साथ ले गए थे, और मार्ग में समुद्र में भार ज़्यादा हो गया था, जो जहाज था उसमें भार ज़्यादा हो गया था, इसी कारण इन्होंने इसे मार्ग में समुद्र में फेंक दिया था। और ये इंग्लैंड कब चले गए, इंग्लैंड कब गए, 1822 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं इनकी मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1835 में। देखिए अभी तक अपन ने इनकी पुस्तकों की बात नहीं की है। सबसे पहले अपन ने बात की थी जन्म की, फिर इनका सामान्य परिचय, माता पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ, इनकी पत्नी का नाम, गुरु का नाम, इनकी उपाधियाँ, इनके उपनाम, और जो इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। ये चीज़ देखिएगा, याद रखिएगा, राजस्थान का इतिहास इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था, कौन सी भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। क्यों, क्योंकि इसका आएंगे आगे अपन बात करेंगे कि उन्होंने इसका वर्णन भी किया है, इस हिंदी में अनुवाद किया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने, तो तब अपन बात करेंगे। इसलिए अपन ने यहाँ लिखा है कि राजस्थान का इतिहास
मुख्यतः लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में लिखा है। इनकी मृत्यु कब हो गई? 18 नवंबर 1853 को। और घोड़े की बात अपन ने करी ली थी, कर्नल जेम्स टोड का घोड़ा अलबुर्ज था। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब बात करेंगे इनकी पुस्तकों की। देखिए सबसे ऊपर लिखी हुई पुस्तकें। अब चर्चा करते हैं पुस्तकों की। तो पुस्तकों में सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है पुस्तक का? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अपनी जो पहली पुस्तक जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए इनकी पुस्तक एक ही थी लेकिन उसके दो भाग प्रकाशित हुए थे। पहला भाग प्रकाशित हुआ कब? 1829 ईस्वी में। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ अपना? 1829 ईस्वी में। ये कौन सा भाग था इसका? प्रथम भाग था। और जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ वो हुआ 1832 में। कौन सा भाग था? दूसरा भाग था। और इस भाग का नाम क्या था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। क्या नाम था इसका? देखिए सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। पहला पार्ट जो था उसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह भाग एक था इनकी पुस्तक का। और जो भाग दो था उसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। देखो पहली प्रकाशित हुई कब? 1829 ईस्वी में। मैंने यहाँ संदेह रखी है, अर्थात पहली कब प्रकाशित हुई? 1829 ईस्वी में। पहली प्रकाशित हुई 1829 ईस्वी में और दूसरी प्रकाशित हुई 32 में। दूसरी कब प्रकाशित हुई? 1832 में। दूसरी प्रकाशित हुई 1832 में। देखिए इन दोनों का जो संपादन किया, अपन ने एक साथ ही लिख दिया संपादन, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों का संपादन एक ही व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। क्या नाम था? विलियम क्रुक्स। ये जो था इनका नाम था विलियम क्रुक्स। इन्होंने इसकी इन दोनों पुस्तकों का क्या करवाया था? संपादन करवाया था। और जो ये पुस्तकें थी ये कर्नल टोड ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तकें क्या की थी? समर्पित की थी। इन दोनों का संपादन किसने किया था? विलियम क्रुक ने। और ये समर्पित किसे थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब अगर इसके बाद अपन बात करें तो इन पुस्तकों में राजस्थान, राजस्थान एवं रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान एवं रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग कहाँ किया है? इन दोनों पुस्तकों में किया है। कुछ लोग बोलते हैं केवल एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं ये दोनों एक ही पुस्तक है, जिस मतलब भाई एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का ही दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट है। लेकिन यह दो भाग है इस पुस्तक के, एक ही पुस्तक के दो भाग है। जो पहला भाग है उसका नाम दिया था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरा भाग था उसका नाम दिया था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। ठीक है, तो इन पुस्तकों में राजस्थान, राजस्थान एंड रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग मिलता है। देखिए इनमें एक कथन दिया गया है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ RAS जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कथन क्या है? राजस्थान में शायद कोई छोटा सा, कथन क्या है अपन स्पेशली ले लेते हैं कथन को, कि राजस्थान में शायद कोई छोटा सा, राजस्थान में शायद कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जहां थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि और लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। दो बातें आई है यहाँ पे, एक तो आई है थर्मोपल्ली और दूसरा आया है लियोनिडास। लियोनाइडस भी कहते हैं इसको, लियोनिडास भी कहते हैं इसको। देखिए ये जो थर्मोपल्ली है यह यूरोप की रणभूमि है। ये जो थर्मोपल्ली है ये यूरोप की एक युद्ध स्थली है जिस पे कई युद्ध हुए, जहाँ के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें जितने युद्ध हुए उतने कहीं नहीं हुए। आज भी इसकी धरती पूर्णतः लाल है, अर्थात यह धरती आज भी रक्त से लाल मिलती है इस थर्मोपल्ली की। और जो लियोनाइडस है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी ने भी युद्ध, इसमें कोई भी एक बार जीतने वाला दोबारा नहीं जीतता था। अगर दोबारा जीत गया तो तीसरी बार में जरूर हार जाता था इस थर्मोपल्ली में। लेकिन ये लियोनिडास था, इसने अपनी जिंदगी के बहुत से युद्ध इसी थर्मोपल्ली में जीते। इसने लगभग 17-18 युद्ध जीते थे लियोनिडास ने इसी रणभूमि में, थर्मोपल्ली में। इसीलिए इन्होंने कहा है कि राजस्थान में, इन्होंने क्या कहा है कि राजस्थान में शायद कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जहां
थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि और लियोनिडास या लियोनाइडस जैसा कोई वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। समझ में आया कि इन्होंने ये कथन इनके बारे में कहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो लास्ट लाइन है वो कह रखी है, शौर्य और बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपल्ली जैसी अन्य कोई रणभूमि नहीं है। क्या कह रहे हैं कि शौर्य और बलिदान के लिए, अगर बलिदान और शौर्य की बात करें तो यूरोप की जैसी थर्मोपल्ली है वैसी अन्य कोई रणभूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पग पर वीरों की हड्डियां धूमिल है। अर्थात वैसे तो थर्मोपल्ली जैसी दुनिया में कोई भी रणभूमि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी राजस्थान में अगर अपन देखें तो प्रत्येक कदम कदम पर अपन आगे बढ़ेंगे तो वीरों की हड्डियां धूमिल, अर्थात कई वीरों ने यहाँ अपने प्राण गंवाए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो आते हैं अपने कवि सूर्यमल मिशन। कौन है? कवि सूर्यमल मिशन जी हैं। ये कवि सूर्यमल मिशन के बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए, कवि सूर्यमल मिशन कौन है? कवि सूर्यमल मिशन है अपने नेक्स्ट जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अब इन्हें देखते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थानी काव्य या साहित्य के नव जागरण के पुरोधा या जनक। क्या कहा जाता है इन्हें? आधुनिक क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आधुनिक राजस्थानी काव्य साहित्य के नव जागरण के पुरोधा या जनक। अर्थात जो आधुनिक राजस्थानी काव्य और साहित्य थे उनके नवजागरण के पुरोधा या जनक। पुरोधा ही जनक को कहा जाता है और जनक ही पुरोधा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक काल में डिंगल परंपरा के प्रथम एवं अंतिम कवि। अर्थात कवि जो सूर्यमल मिशन है वह जो आधुनिक काल है उसमें डिंगल परंपरा के प्रथम भी कवि है और अंतिम कवि भी है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले कोई भी डिंगल परंपरा में लिखने वाला कोई कवि नहीं था आधुनिक काल में। वैसे अपन ने प्राचीन काल में देखे थे कई इतिहासकार थे वो डिंगल भाषा में लिखते थे। जैसे अपन ने देखा था ढोला मारूरा दूहा, तो वह डिंगल भाषा में लिखा हुआ था। तो डिंगल परंपरा के यह प्रथम और अंतिम कवि थे। किसमें? केवल आधुनिक काल में। ये पूरे राजस्थानी साहित्य की बात नहीं चली है, केवल आधुनिक काल की बात ही चल रही है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, यह बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? महाराव राम सिंह के। और यहीं पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे। देखिए, इनके प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करें तो इनके प्रमुख ग्रंथ कुछ इस प्रकार है। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है वंश भास्कर। पहला ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। दूसरा ग्रंथ देखें तो वीर सतसई। तीसरा ग्रंथ देखें तो बलवंत विलास। चौथा ग्रंथ रामन जाट और पांचवा ग्रंथ है मयूर छंद। देखिए, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास और रामन जाट, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये जो रामन जाट है इसका नाम कुछ जगह रामरन जाट भी मिलता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन इनकी पुस्तकें। तो सबसे पहले जो इनकी बात करते हैं वो है वंश भास्कर। सबसे पहले कौन सी है? वंश भास्कर। देखिए, वंश भास्कर में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? पद्य शैली में बूंदी राज्य का इतिहास। वंश भास्कर में क्या है? पद्य शैली में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। अर्थात इसमें दोहों के रूप में बूंदी राज्य का इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। यह ग्रंथ विशाल होने के कारण, क्या वंश भास्कर है वह बहुत विशाल ग्रंथ है, अर्थात यह ग्रंथ विशाल होने के कारण इसे विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। अर्थात विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ का अर्थ है कि यह ग्रंथ इसका इतिहास इतना बड़ा है इस ग्रंथ में कि इसमें पूरे विश्व का जो इतिहास है उसके समान कहा गया है। इसे बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है। आगे है, देखिए, यह ग्रंथ 1840 में, यह ग्रंथ 1840 में लिखना प्रारंभ हुआ तथा मुरारी दान द्वारा पूर्ण किया गया। अर्थात ये ग्रंथ जो था वो लिखना किसने प्रारंभ किया था? कवि सूर्यमल मिशन ने। और इसे पूर्ण किसने किया था? मुरारी दान ने। किसने पूर्ण किया था? मुरारी दान ने इसे पूर्ण किया था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? ये 1840 में लिखना प्रारंभ हुआ था और मुरारी दान जी द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। अब बात करते हैं वीर सतसई की। नेक्स्ट कौन सा है? वीर सतसई। इस ग्रंथ का आरंभ समय पलटी शीश नामक दोहे से होता
है। अर्थात यह जो ग्रंथ है वीर सतसई है, उसका जो प्रारंभिक दोहा है, उसका जो शीर्षक है वो है समय पलटी शीश। इसका प्रारंभिक दोहा जो है वो है समय पलटी शीश नामक दोहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सूर्यमल मिश्रण ने यह ग्रंथ भारतीय जनमानस में जागृति लाने के लिए लिखा था। अर्थात सूर्यमल जो मिश्रण थे या मिश्रण जो थे, इन्होंने यह ग्रंथ जो वीर सतसई था वो है किसके लिए लिखा था? भारतीय जनमानस में जागृति लाने के लिए यह ग्रंथ लिखा था। और इसी ग्रंथ में, अर्थात जो वीर सतसई ग्रंथ है, इसी ग्रंथ में राजस्थान के रणबांकुरों का उल्लेख भी किया है। अर्थात जो कवि सूर्यमल मिश्रण जी है, उन्होंने इसी ग्रंथ में राजस्थान के रणबांकुर, अर्थात जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए और युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, उनका भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है अपना है बलवंत विलास। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? बलवंत विलास। इसमें महाराणा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन है। बलवंत विलास में किसका वर्णन किया गया है? महाराणा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन किया गया है। और देखिए ये जो रामन जाट ग्रंथ है, इसको रामरन जाट ग्रंथ भी लिखा गया है कहीं कहीं। यह ग्रंथ कवि सूर्यमल मिश्रण ने 10 वर्ष की आयु में लिखा था। अर्थात 10 वर्ष की आयु में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रामरन जाट। नेक्स्ट है अपने कन्हैयालाल सेठिया जी। नेक्स्ट कौन है? कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। तो जो नेक्स्ट कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे अपन। तो देखिए कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1919 सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ हुआ जन्म इनका? चूरू में हुआ है। कब? 11 सितंबर 1919 में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रमुख केंद्र राजस्थान एवं कोलकाता। जो कन्हैयालाल सेठिया जी थे, इनका जो प्रमुख केंद्र रहा वो एक तो रहा राजस्थान और दूसरा कौन सा रहा? कोलकाता। इन्होंने राजस्थान और कोलकाता को अपने प्रमुख केंद्र बनाए। उसके बाद देखते हैं अपन इनकी प्रमुख ग्रंथ। इनके प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करें तो इनके 3 ग्रंथ सबसे प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहला है पीथल और पाथल। तो अपन ने पिछली जो कविताएं पढ़ी थी, पिछला जो क्लास पढ़ी थी, उसमें अपन ने पृथ्वीराज राठौड़ की बात की थी। पृथ्वीराज राठौड़ जो गागरोन की जागीर प्राप्त हुई उन्हें अकबर से, उसमें अपन ने पढ़ा था कि वे पीथल के नाम से कविताएं करते थे और महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है। तो इन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य जो वार्तालाप हुई उसके ऊपर ये कविता लिखी है जिसका नाम क्या है? पीथल और पाथल। ठीक है। नेक्स्ट है धरती धोरारी। यह अपने जो क्लासेज में अपन पढ़ते आए थे 8वीं 10वीं की क्लासों में, किताबों में कई बार आई हुई है ये कविता, धरती धोरारी। और एक मुख्य कविता है इनकी लील टांस। ठीक है। देखिए इन्होंने हिंदी भाषा में भी कई कृतियां लिखी है। देखिए हिंदी भाषा में कृतियां, सबसे पहले कृति का नाम देखें तो इसका नाम है वन फूल। हिंदी भाषा में कई कृतियां हैं, वन फूल, अग्नि विषा, मेरा युग, दीप किरण, प्रतिबिंब, आज हिमालय बोला। देखिए इन नामों का आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, इन्हें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कई बार पूछ लेता है, जैसे आज हिमालय बोला किसकी कृति है? तो यह कृति किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और वो ये भी पूछ लेता है, दे देता है आपको कि देखिए जैसे प्रणाम कृति कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई, प्रणाम कृति किस भाषा में लिखी गई है? तो अपने को यह याद रखना है कि ये जो प्रणाम कृति है ये किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में लिखी गई है। देखिए मैं बोल देता हूँ, हिंदी भाषा में लिखी गई है इनकी वन फूल, अग्निविशा, मेरा युग, दीप किरण, प्रतिबिंब, आज हिमालय बोला, खुली खिड़कियां, चौड़े रास्ते, प्रणाम, मर्म, अनाम, निर्ग्रंथ, स्वागत, देह विदेह, आकाश गंगा, वामन विराट श्रेयस, निष्पत्ति एवं त्रियी। ये इनकी हिंदी भाषा में लिखी हुई कृतियां हैं, इनको देख लीजिएगा। फिर है इनकी राजस्थानी भाषा में लिखी हुई कुछ कृतियां। राजस्थानी भाषा में इन्होंने कुछ कृतियां लिखी है, वो देखते हैं। राजस्थानी भाषा में इनकी जो कृति आती है, एक तो है हिंदी, अर्थात मुख्य बात देखिए जो हिंदी कृति है, इनकी जो हिंदी कविता है वो हिंदी भाषा में नहीं है, राजस्थानी भाषा में। हिंदी कृति किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। सबसे ऊपर देखिए रमणीयारा सोरठा, राजस्थानी भाषा की कृतियां में जो मुख्य मुख्य दी है, बहुत सी लिखी है इन्होंने राजस्थानी भाषा में। वैसे अपन ने जो पीछे पढ़ी थी पीथल पाथल, लील टांस, ये सभी हिंदी भाषा राजस्थानी भाषा की कृतियां इनकी, धरती धोरारी। लेकिन अपन ने यहाँ पे कुछ और मुख्य ले ली जिन्हें पहले अपन ने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहला था रमणीयारा सोरठा, दूसरी
कौन सी है? हिंदी। देखिए यह मुख्य बात है, मुख्यतः यही पूछता है कि हिंदी कविता कन्हैयालाल सेठे द्वारा लिखी गई है तो किस भाषा में लिखी गई है। तो अपन देखते हैं कविता का नाम हिंदी है तो हिंदी भाषा में लिखी होगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई, न कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है अपनी हल्दी घाटी। नेक्स्ट कविता क्या है? हल्दी घाटी। ये भी राजस्थानी भाषा में है। एक है कुंकू, एक है धर कूचा धर मंजला, एक है मायड रो हेलो, एक है काको रोड रो। ये कुछ इनकी अन्य राजस्थानी कृतियां हैं जिनमें मुख्य अपने को हिंदी पूछी जाती है कई बार कि हिंदी कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह अपने को याद रह जाता है कि यह कन्हैयालाल सेठिया की है, लेकिन वह पूछता है किस भाषा में लिखी गई है। तो यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, न कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। अब देखते हैं इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो उन पुरस्कारों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री होता है वह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यह पद्मश्री भारत सरकार द्वारा एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो इन्हें मिला हुआ है। दूसरा है भारत रत्न होता है सर्वोच्च नागरिक, उसके बाद में आता है पद्मश्री। दूसरा है राजस्थान रत्न, अर्थात राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान रत्न। और तीसरा जो है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार वह दिया था राजस्थानी साहित्य भाषा संस्कृत अकादमी बीकानेर। यह किसके द्वारा दिया गया था? राजस्थानी साहित्य भाषा संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, उसके द्वारा यह ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखिए नेक्स्ट कौन है अपने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं। तो इनके बारे में अपन देखें तो यह राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहलाते हैं। क्या कहा गया है इन्हें? राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार, अर्थात इन्होंने प्रत्येक राज्य का इतिहास लिखा है। तकरीबन प्रत्येक राज्य के इतिहास की 2-2, 3-3 पुस्तकें लिखी है जिनमें इन्होंने इतिहास के एक-एक चीज का वर्णन किया है। इन्हें राजस्थान का ग्रीवन भी कहा जाता है। देखिए इनके उपनाम चल रहे हैं, राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार, यह इनका उपनाम है। दूसरा उपनाम आ रहा है क्या? राजस्थान का गिरिवन। दूसरा उपनाम आ गया राजस्थान का गिरिवन, अर्थात ये दोनों इनके उपनाम है। तीसरी बात कहते हैं इनका जन्म। तो देखिए इनका जन्म हुआ था सन 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही। कहाँ हुआ इनका जन्म? सिरोही में हुआ। कब? 1863 ईस्वी में। देखिए रोहिड़ा जो है ये है इसकी पंचायत है। रोहिड़ा क्या है? पंचायत है या जिला, सॉरी या गांव कह दे, या तो पंचायत है या गांव है। मुख्यतः रोहिड़ा में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है। फिर देखते हैं इनकी शिक्षा। इनकी जो शिक्षा हुई थी वह हुई थी मुंबई या बम्बई में। इनकी जो शिक्षा हुई वह हुई मुंबई या बम्बई में। इनके गुरु थे कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया। गुरु कौन थे इनके? कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया जी हैं जो है वो इनके गुरु थे। ये मारवाड़ के शासक के दरबार में थे कवि राजा श्यामलदास। पिछली कवि उनमें पढ़ा था अपन ने। तो यह इनके गुरु थे। आगे देखते हैं। अगला है महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी इतिहासकार। यह कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी इतिहासकार थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी इतिहासकार थे। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है भारतीय प्राचीन लिपि माला। ग्रंथ का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने एक मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मोहनोत नैणसी जी द्वारा लिखी गई है, मोहनोत नैणसीरी ख्यात, उसका संपादन भी किया। इन्होंने मोहनोत नैणसीरी ख्यात का संपादन भी किया। और अंग्रेजों ने इन्हें 1914 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि से नवाजा। किसकी उपाधि दी इन्हें अंग्रेजों द्वारा? अंग्रेजों ने इन्हें किसकी उपाधि दी? राय बहादुर की। देखिए राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा 1914 ईस्वी में दी गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि इन्होंने 50 से भी अधिक ग्रंथ, क्या दिया हुआ कि 50 से भी अधिक ग्रंथ लिखे तथा राजस्थान का इतिहास शुद्ध रूप से एवं टोड़ द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित राजस्थान का इतिहास का हिंदी में अनुवाद कर राजपूताने के इतिहास के नाम से विभिन्न रियासतों का इतिहास लिखा। क्या? इन्होंने 50 से भी अधिक ग्रंथ लिखे तथा राजस्थान का इतिहास शुद्ध रूप से
राजस्थान के इतिहास देखो मुख्य क्या है, शुद्ध रूप से एवं टोड द्वारा लिखित अंग्रेजी भाषा में लिखित इतिहास का हिंदी में अनुवाद किया। अर्थात गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखे हुए राजस्थान का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद किया। और इतिहास पर इन्होंने लगभग 50 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, और जो अनुवाद किया उसमें नाम क्या दिया, राजपूताने का इतिहास। हिंदी में अनुवाद कर क्या नाम दिया इसका, राजपूताने का इतिहास एवं विभिन्न रियासतों का इतिहास लिखा। उसके बाद में देखते हैं भारतीय लिपि शास्त्र का अंकन कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। इन्होंने भारतीय लिपि शास्त्र का अंकन किया तथा अपना नाम किस में दर्ज करवाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। किस में नाम दर्ज करवाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने कवि बांकीदास जी। कवि बांकीदास जी आते हैं। तो यह मारवाड़ के शासक, कवि बांकीदास जी जो हैं वह मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि एवं मित्र थे। बांकीदास जी जो हैं वो क्या है, मारवाड़ के शासक मान सिंह जी के क्या है, दरबारी कवि भी हैं और उनके मित्र भी हैं। यह राजस्थान के प्रथम कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चेतावनी के गीत लिखे थे। देखिए एक नया क्वेश्चन बन गया आप लोगों के सामने कि राजस्थान के प्रथम कवि जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चेतावनी के गीत लिखे। राजस्थान के वे प्रथम कवि जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गीत लिखे। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथों की। तो इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका नाम है बांकीदासरी ख्यात, नीति मंजरी, भूरजाल, भूषण और कुकवी बत्तीसी। कुकवी बत्तीसी क्या नाम है, और कुकवी बत्तीसी, कुकवी नहीं कुकवी बत्तीसी। ठीक है, तो पहला है बांकीदासरी ख्यात, दूसरा आता है नीति मंजरी, तीसरा है भूरजाल भूषण, चौथा है दातार बावनी और पांचवा है कुकवी बत्तीसी। पांचवा क्या है, कुकवी बत्तीसी। नेक्स्ट है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन लोगों से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा अपना, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। तो राजस्थानी भाषा में जो प्रथम रचना हुई थी उस प्रथम रचना का नाम था भारतेश्वर बाहुबली घोर। प्रथम रचना का नाम क्या है, भारतेश्वर बाहुबली घोर। और ये जो रचना है उस रचना का जो लेखक है वो है ब्रजसेन सूरी। जो पहली रचना थी अर्थात एक ग्रंथ था जिसका नाम था भारतेश्वर बाहुबली घोर। इस ग्रंथ के जो लेखक है जिसने यह ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है ब्रजसेन सूरी। उनका नाम क्या है, ब्रजसेन सूरी। ये जो ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली घोर, इस ग्रंथ की जो भाषा है वह है मारू गुजर भाषा। कौन सी भाषा है, मारू गुजर भाषा। और भरत एवं बाहुबली के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। देखिए भरत कौन था, राम के भाई भरत, और बाहुबली साउथ के एक भगवान है, दक्षिण भारत की भगवान है बाहुबली। उन दोनों के मध्य कोई युद्ध हुआ था, उसका वर्णन किसमें किया गया, भारतेश्वर बाहुबली घोर में। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, संवत का उल्लेख करने वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। क्या पूछ लिया कि राजस्थानी भाषा की वह प्रथम रचना जिसमें संवत का उल्लेख किया गया है। तो देखिए वह थी भारतेश्वर बाहुबली घोर, जिसमें यह क्या थी, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना थी क्या, भारतेश्वर बाहुबली घोर। और अब संवत का उल्लेख करने वाली प्रथम रचना कौन सी है, भरत बाहुबली रास। अर्थात संवत का उल्लेख करने वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भरत बाहुबली रास, और राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली घोष। ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए अब इसके जो लेखक हैं भरत बाहुबली रास के, वो है शालीभद्र सूरी। तो लेखक कौन है, शालीभद्र सूरी जी हैं। और यह भी मारू गुजर भाषा में ही लिखी गई। अर्थात दोनों की भाषा मारू गुजर भाषा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक है भारतेश्वर बाहुबली घोर और एक भरत बाहुबली रास। मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ इसीलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, प्रथम रचना भरत बाहुबली रास को कर देते हैं और संवत का उल्लेख करने वाले भारतेश्वर बाहुबली घोर को कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतेश्वर बाहुबली घोर। नेक्स्ट है अपना राजस्थानी भाषा की का प्रथम उपन्यास।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास ज्ञात कर बताना आपने को। अतः राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो उपन्यास का नाम था कनक सागर। उपन्यास का नाम क्या था? कनक सागर। उपन्यास कौन सा था? कनक सागर। उपन्यास है कनक सागर। इसके जो लेखक है उपन्यास के वो है शिवचंद्र भरतिया। लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया जी हैं। दूसरी बात आती है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। देखिए राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक, अब तक पहले बात किसकी हुई थी? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। अब बात करते हैं अपन राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है उस नाटक का नाम है केसर विलास। देखो कनक सागर था, ये केसर विलास था। ये जो केसर विलास है इसकी लेखक भी शिवचंद्र भरतिया जी है। उन्होंने 1954 ईस्वी में राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक लिखा जिसका नाम क्या था? केसर विलास। इसका नाम क्या था? केसर विलास था। और जो ये जो नाटक है वह लिखा गया था किसके द्वारा? शिवचंद्र भरतिया जो द्वारा। केसर विलास नाम का नाटक राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। ठीक है, अब देखते हैं ये केसर विलास और शिवचंद्र भरतिया जी हो गया। नेक्स्ट है अपनी राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी। देखिए अपन ने बात की सबसे पहले राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, तो भारतेश्वर, बाहुबली, घोर। दूसरा था जिसमें संवाद का उल्लेख किया गया हो वह राजस्थानी काव्य, तो भरत, बाहुबली, रास। तीसरी थी उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, तो ये आया कनक सागर, ये शिवचंद्र भरतिया जी का। देखो इसमें जो अपन ने तीनों किससे लिए वो तीनों शिवचंद्र भरतिया जी की है। अर्थात ये तीनों की रचना किसने की है? शिवचंद्र भरतिया जी ने। अर्थात पहला उपन्यास लिखने वाले शिवचंद्र भरतिया जी जिसका नाम है कनक सागर। पहला नाटक लिखने वाले शिवचंद्र भरतिया जी 1954 में लिखा था, नाटक का नाम था केसर विलास। और पहली कहानी लिखने वाले अर्थात राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी है, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है उसका नाम क्या है? विश्रांत प्रवास। क्या नाम है कहानी का? विश्रांत प्रवास। और ये भी किन्होंने लिखी है? शिवचंद्र भरतिया जी ने। यह भी किसने लिखी है? शिवचंद्र भरतिया जी ने। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यह था नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना। क्या बता रहे हैं? आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना है बादली। प्रथम रचना क्या है? बादली, जिसके जो लेखक है वो है चंद्र सिंह बीरकाली। अर्थात चंद्र सिंह बीरकाली द्वारा लिखी हुई राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना, आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? बादली। फिर कृष्ण आ रहा अपना राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। देखो यहाँ आधुनिक राजस्थान की बात थी पहले काव्य की, राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना की बात हुई किसमें? आधुनिक राजस्थान में। अब बात आ रही है राजस्थानी भाषा की प्रथम वचनिका। अर्थात टोटल राजस्थान में राजस्थानी भाषा में जितनी भी लिखी हुई है उनमें प्रथम वचनिका कौन सी है? तो वह वचनिका है अचलदास खींचीरी वचनिका। और अचलदास खींचीरी वचनिका अपन ने पढ़ लिया था पहले, शिवदास गार्डन जी द्वारा लिखी हुई है अचलदास खींचीरी वचनिका। फिर आता है स्वतंत्रता के पश्चात का पहला उपन्यास। अभी लास्ट पे जो अपन ने उपन्यास की बात की थी और अब इसमें पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात का पहला उपन्यास। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात का जो पहला उपन्यास है जिसका नाम है आभे पटकी। उपन्यास का नाम क्या है? आभे पटकी। और जो आभे पटकी उपन्यास है वह लिखा गया था नथमल जोशी द्वारा। आभे पटकी ग्रंथ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीलाल नथमल जोशी द्वारा लिखा गया था। यह है स्वतंत्रता के पश्चात का पहला उपन्यास। देखिए ये जो श्रीलाल नथमल जोशी जी है उनका एक अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है एक बीननी दो बीन। ग्रंथ का नाम क्या है? एक बीननी दो बीन। तो इसी के साथ अपना साहित्य एवं साहित्यकारों की जो क्लास थी वो समाप्त हुई। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे या फिर इसके कुछ क्वेश्चन उत्तरों के साथ अपन मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।